हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट धड़े के बीच लड़ाई चरम पर है। एक बार फिर दोनों धड़े आमने सामने दिखे। दरअसल राजस्थान में खेल मंत्री अशोक चांदना पर जूता फेंकने के मामले में प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। मंत्री अशोक चांदना ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर सचिन पायलट मुझ पर जूता फेंक कर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें जल्द बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने आऊँगा तब एक ही बचेगा और मैं यह नहीं चाहता। चांदना ने ट्वीट कर लिखा, अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। 72 शहीदों को मारने का आदेश देने वाले राजेंद्र राठौड़ के मंच पर आने पर तालियां बजी और जिनके परिवार के लोग आंदोलन में जेल गए उन पर जूते फेंके गए। गौरतलब है कि पायलट समर्थकों के निशाने पर गुर्जर समाज के 2 विधायक लगातार निशाने पर हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना और पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह दोनों ही कांग्रेस से विधायक है। पायलट समर्थक इस बात से नाराज हैं, बगावत के समय खेल मंत्री अशोक चांदना ने सचिन पायलट का साथ नहीं दिया, वरना आज सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। वर्ष 2020 में पायलट की बगावत के समय अशोक चांदना ने गहलोत कैंप का साथ दिया था। बस नाराजगी की यही एक वजह है। ऐसा व्यापक विरोध उसी एक समाज के, जिस समाज के अशोक चांदना है, शकुंतला जी है, और उसी समाज के लोगों के द्वारा इस प्रकार का विरोध कभी देखा नहीं। कर्नल भैंसला से व्यक्तिगत मित्रता थी, आना जाना था। मैं मंत्रिमंडलीय उप समिति जो एमबीसी आरक्षण के लिए बनी थी उसका चेयरमैन था। इस नाते दर्जनों बार नहीं सैकड़ों बार उनके साथ बैठक हुई। इस नाते मुझे उन्होंने आमंत्रित किया, मैं वहाँ गया था। पर वहाँ बिना बुलाए मेहमान जब आ जाते हैं तो इसी प्रकार का स्वागत होता है। मैं इसको उचित नहीं इसलिए नहीं मानता कि वो अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था, उसमें इस प्रकार का दृश्य नहीं होता तो अच्छा रहता। अब चांदना जी अलग अलग सोशल मीडिया पर कटाक्ष कर रहे हैं, उन पुराने मुद्दों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुल के नीचे से पानी बहुत बह गया, 2007-8 की बात नहीं, अब तो 2022-23 की बात करें, 2018 की बात करें। और मैं समझता हूं कि एक आक्रोश जो लंबे समय से एक समाज के अंदर किसी न किसी कारण से सत्ता में अपनी साझेदारी नहीं होने से और सत्ता की साझेदारी को धोखे से अलग ले जाने के कारण से जिस प्रकार का आक्रोश था वो आक्रोश फूटा। और मैं तो गुर्जर समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जब अपील की गई उनसे मंच से तो उन्होंने इस अपील को स्वीकार किया और सब चीज़ शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया जिसमें अपनी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट। देखिए, मैं उस बात पर इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो सचिन जी पायलट के कभी यूथ कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे और उनकी सरपरस्ती के अंदर कई बार कई जगह पर कई सभाओं ने उन्होंने सचिन पायलट जी के बारे में कई कसीदे पढ़े। अब स्थिति बदलती रहती है, राजनीति की ये उनकी अंदर की राजनीति है। पर मैं नहीं चाहता कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी उन्होंने की एक ही बचेगा, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं, ये अहंकार की बात। तो राजस्थान में सरफटोबल चरम पर और हर एक शख्स इस बात से नाराज कि आखिर मुखिया कौन बनेगा और कैसे उसका वर्चस्व रहेगा। कार्यक्रम किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन का था। उनके पुत्र ने अस्थि विसर्जन के लिए कार्यक्रम रखा था पुष्कर में, और उसके बाद वहाँ पर जो देखने को मिला, आज राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में ये हवा गर्म है कि आखिर अगर आपस में इतनी नाराज़गी है तो फिर सरकार में कैसे दोबारा लौटने का ख्वाब देखा जाना है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अख्तर खान अकेला कांग्रेस से, कविराज सेठी प्रवक्ता बीजेपी, इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले अख्तर खान जी आपके पास आएंगे। क्या लगता है कि राजस्थान में जो चल रहा है उससे
कांग्रेस को नुकसान नहीं हो रहा है? अख्तर खान जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, कविराज जी, क्या लगता है कि राजस्थान में जो कांग्रेस में चल रहा है वही बीजेपी में चल रहा है? उधर जूते उछाले जाते हैं, इधर अकेले पदयात्रा निकालने चल पड़ते हैं सतीश पूनिया, कोई उनके साथ आता नहीं है। क्या लग रहा है कि राजस्थान में राज कैसे आएगा? दोनों पार्टियों के पास 10-10 मुख्यमंत्री हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन जैसे आपस में जो शीत युद्ध चल रहा है उसके चलते ये कैसे संभव होगा? पहले मैं बात करूंगा इस ताजा ही मामला सामना पायलट का पेपर के सामने आया है। आप ये देखिए, राजस्थान में जब से सरकार बनी है, मैं ये कहूँगा कि सरकार तो क्या करी है, अदृश्य सरकार है जो कोई नजर तो आती नहीं है। और जहाँ तक बात है इनकी आपसी चलेगी लड़ाई अशोक चांदना की दलालत की ना, हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया था कुलदीप रांका को लेकर के, उन्होंने ट्वीट किया था कि इनका जो बहुत दलालत की मैसेज कर रहे हैं। अब वो दलालत वाली बात अब दूसरे से आ होती है और ये अब दिखाने लड़ने लड़ाने की बात पर तो आई थे। उन्होंने क्या पराकाष्ठा होती है, एक पार्टी है कांग्रेस राजस्थान के अंदर, वहाँ पर आप 4 साल सरकार बनी है, सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन इन्हीं की सरकार के मंत्री और नेता इन्हीं की पार्टी को भेजते हुए नजर नहीं आ रहे। अब आप देखिए कि पहले दिन से जो लगा दें पायलट क्या है, विधायकों को लेके बारे बंदी में चला जाता है जी। अगर आप देखोगे राजेंद्र गुड़ा सुंदर के बयान आते हैं, संजय घोड़ा के बयान आते हैं और साथ साथ खिलाड़ीलाल मेहरवाल जो मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी करते हैं बयान आ रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, 4 साल में राजस्थान की जनता का जो कुर्सी की लड़ाई के चक्कर में हुआ है ना, ऐसा इतना निकृष्ट कार्यकाल कांग्रेस का जो पिछली गवर्नमेंट की रही, अब तक का सबसे बुरा कार्यकाल 4 साल का ये गुजरा है और राजस्थान की जनता ने भुगता है। और भुगतने के कारण ये देखिए कि आज राजस्थान में अपराध घूम रहा है, कानून व्यवस्था की हालत देखिए। हाल ही में एनसीआरटी के आंकड़ों के अंदर चाहे वो दलित अत्याचार के मामले हो, चाहे महिला अत्याचार के मामले हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के मामले हो, 4 साल जिस जनता ने मैंडेट देकर कांग्रेस को कुर्सी पर बैठाया था, वो कुर्सी की लड़ाई एक पाया कोई जीतता है, एक पाया कोई जीतता है, चारों पाए जीत करके इन्होंने जनता का पूर्ण किया है। इससे सरकार किसी भी प्रकार से विकास नहीं कर सकती। अब मैं चलिए भाई, चलिए अब ये तो बता दीजिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है? आपके तो प्रदेश अध्यक्ष अकेले यात्रा निकालने चल पड़ते हैं, ट्वीट करना पड़ता है, सफ़र में धूप तो होगी, और बीजेपी खुद अपने भीतर 10 मुख्यमंत्री लेके घूम रही है। आपको क्या लगता है कि लड़ाई आपके यहाँ नहीं है? लड़ाई उधर भी है और इधर भी है। देखिए, राजनीतिक दलों के अंदर मतभेद और मनभेद दो तरह की चीजें हो सकता है किसी बात को। अरे मतभेद मनभेद छोड़िए, तलवारें निकली हुई है भाई आमने सामने, कहाँ मतभेद मनभेद? एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे हैं। 2 जनों को साथ खड़ा कर दो बीजेपी को तो ऐसा लगता है कि इधर देख रहा है कि इधर देख रहा है। क्या बात कर रहे हैं कविराज सेठी जी? जनता तो जान ही रही है सब। 2023 के चुनाव में देश में नहीं लेगा किस प्रकार का जो मनभेद जो कांग्रेस में आपकी लड़ाई है उसको जनता क्या मैंडेट देगी और भारतीय जनता पार्टी आपकी एकजुटता के दम पर सरकार बनाएगी, एकजुटता के दम पर सरकार बनेगी। सर एकजुटता से सरकार बन रही है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। इंदु खान जी देखिए कितना जोर, एकजुटता कहते कहते तो होंठ कांपने लगे इनके, लेकिन अब एकजुटता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एकजुटता। एक प्रदेश अध्यक्ष यात्रा निकालने अकेले चल पड़े, कोई उनके संग ही नहीं आया, और केंद्रीय मंत्री थाईलैंड कहाँ कोई बाहर की यात्रा पर चले गए, और सब अमित शाह आए वहाँ पे तो सब एकजुट हो गए, जैसे ही वो निकले सब बिखर गए। क्या कहेंगे इसे? और यही हाल कांग्रेस में, वहाँ जूते उछाले जा रहे हैं। जी चंद्रशेखर जी नमस्कार जी। देखिए,
जो हालात कांग्रेस में है राजस्थान में, वो तो जब सचिन पायलट ने किया था विद्रोह, पैरेलल डिवाइड जी, के बावजूद सचिन पायलट वापस चले गए वहां पे। शायद उनको आश्वस्त किया गया कि ये अंतिम कार्यकाल है गहलोत जी का, इसके बाद आप ही की राजनीति, तो आप क्यों उतना टेंशन लेते हैं, और इसी उम्मीद में वहां वो गए हैं। लेकिन अब जिस तरह की कवायद चल रही है कांग्रेस में कि शीर्ष पर अशोक जी को ही बैठाने की बात है, तो ऐसे में क्या वो मुख्यमंत्री का अपना दावा छोड़ देंगे? अगर अंदर खाने में ये तय कर लिया गया तब तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक आपने भाजपा की बात कही, देखिए भाजपा में जितने नेता हैं राजस्थान से इस सरकार में, जिनको प्रमोट किया है, आगे बढ़ाया है मोदी सरकार ने, उतना शायद किसी और राज्य से नहीं होंगे, थोड़ा बहुत बिहार से होंगे। तो निश्चित तौर पे जहाँ पे एक राज्य से इतने नेता होंगे टॉप लेवल पर सेंटर में, वहाँ कुछ न कुछ वाद विवाद दिखाई देगा। लेकिन वहाँ समस्या अभी ज्यादा इसलिए नहीं होती है चंद्रशेखर जी, क्योंकि वहाँ पे शीर्ष नेतृत्व बहुत मजबूत स्थिति में है जी। आप देखिए कर्नाटक में उन्होंने एक बार में कहा, जो वाजपेयी जी की सरकार थी, आडवाणी जी की सरकार थी, और तमाम भाजपा के नेतृत्व उसके बाद 2012-13 तक थे, येदियुरप्पा जी को क्या कर थक जाते थे, वो हिलते डुलते नहीं थे। लेकिन इन्होंने बुलाकर एक बार बोल दिया और वो बाहर हो गए, बाहर से चाहे जो भी राजनीति कर रहे हो। तो ऐसे में राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व के सामने कोई उठापटक कर पाएगा ज्यादा, इसकी चांसेस कम है। कांग्रेस में ये चीजें उभर के इसलिए आ जाती हैं क्योंकि उनका केंद्रीय नेतृत्व सशक्त नहीं है। लेकिन कविराज जी जो भी बात कह रहे थे साहब, वहां पे भाजपा में अंदर खाने में तो वसुंधरा जी को लेकर के ही कितनी समस्या है। उनको मुख्यमंत्री का चेहरा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, इसको लेकर के भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पिछले 6 साल से, जो वो सत्ता में थी तभी थी, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले से भी, जिस दिन से वसुंधरा राजे आई सत्ता में, उस दिन से ही इंदुकान जी 10 साल हो गए आज। बिल्कुल। लेकिन देखिए सत्ता में आने के बाद तो एक बार को फिर भी कोई भी केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा कि वो सफल हो, अच्छा काम करे। जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी को माना जाता है, जो सफलतम चेहरा रहा है भाजपा के वर्तमान नेतृत्व का राज्यों में, उनमें से एक देवेंद्र फडणवीस को माना जाता है। लेकिन ये चीज राजस्थान में वसुंधरा जी को जब मौका दिया गया और 2-3 साल बाद उनको लगा कि वो अपने राजशाही से या सत्ता सुख के अर्ध गिर्द रहने से, आम जनता से जुड़ाव के मामले में कमजोर उनका पत्ता है, तब से उन्होंने बदलाव करने की कोशिशें की। लेकिन उनकी झिड़क, उनकी हनक देखकर भाजपा नेतृत्व सहम जाता है। अब चुनाव सामने आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे चीजों को, जितना कविराज जी कह रहे हैं ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है वहां भी। कविराज जी, क्या लगता है कि वसुंधरा राजे को नकारने से चुनाव जीतना बहुत आसान है या चुनाव जीत पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से पूर्ण रूप से असहमति प्रकट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी का एक महत्वपूर्ण रोल है पार्टी के अंदर और हर डिसीजन के अंदर। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव डिसीजन पे बिलीव करने वाली पार्टी है। यहाँ पर बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के नेता तक का भी ओपिनियन और हर जो उनका एफर्ट है वो बहुत मैटर रखता है। तो हर व्यक्ति की एक भूमिका है और उस भूमिका के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी और आगामी भूमिकाएं तय करती है और भविष्य में उसी भूमिका के तहत चुनाव भी लड़ा जाएगा। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो बात करते हैं भारत जोड़ो की और पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो कांग्रेस तोड़ो चल रहा है। मतलब नूतन बाजार की इंतहा देखिए कि किस लेवल तक की आ चुकी है। रोज आप मैंने पिछले महीने एक एवरेज निकाला था कि लगभग पिछले एक महीने में 1 से 2 कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो आप ये देखिए साल भर में कितने नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है।
और ये बात आप बात करते हो भारतीय जनता पार्टी की, आप जरा वो देखिए कांग्रेस की तरफ, ये डूबता हुआ जहाज है जहां से कूद कूद कर सारे इनके नेता पूर्ण रूप से कांग्रेस मतलब कमजोर तो छोड़िए खत्म होती ही जा रही है। तो उस स्थिति की और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की तो कांग्रेस होड़ भी नहीं कर सकती। आज एक केंद्र में मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और रही बात राजस्थान की, राजस्थान के अंदर आप देखिए पहले दिन से ही मजबूत विपक्ष के रूप में, चाहे वो रिट का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला रहा हो, कानून व्यवस्था का मामला रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एकजुट होकर के और विपक्ष की एक जो भूमिका है वो सदन में भी निभाई है, सड़क पर भी निभाई है। और यही है कि आज जनता को पता पड़ पाया है कि पिछले 4 सालों में उनके साथ में धोखा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को आईना दिखाया है। सेठी जी, सत्ता को आईना दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इतनी ही मजबूत थी तो सचिन पायलट के लिए दरवाजे खोले क्यों बैठी रही रात दिन? अगर इतनी ही मजबूत थी तो क्या ज़रूरत पड़ रही थी? क्या ज़रूरत पड़ रही थी सचिन पायलट की? क्या ज़रूरत पड़ रही थी केंद्रीय मंत्रियों को ट्वीट करने की, वेलकम टू बीजेपी? क्या ज़रूरत पड़ रही थी बताइए? इतनी ही मजबूत थी। 8-8, 10-10 मुख्यमंत्रियों के चेहरे थे। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, फिर से वापस कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव डिसीजन पे बिलीव करती है। और रही बात कांग्रेस में, हो सकता है कि बहुत सारे बड़े नेताओं का दम घुट रहा हो और वो स्वाभिमानी लोग हैं, यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अरे भाई, आपके नेताओं का क्या होगा? आपके नेताओं को जगह नहीं मिल रही है। आप कलेक्टिव डिसीजन की बात कर रहे हैं। आपके नेताओं को जगह नहीं है राजस्थान में, खुद बीजेपी में। आप कह रहे हैं कि वहाँ के नेताओं का दम घुट रहा है। तो आप लेंगे क्या उन्हें? देखिए, जो नेता आए हैं, जो बड़े नेता हैं, जनाधार के नेता हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में बहुत मजबूत पद पे होता है, नीचे से लेके ऊपर तक। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की बात ही नहीं कर रहे ना। नहीं, आप नेताओं की बात कर रहे हैं ना, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। भैया शीर्ष नेता तो हमारे यहाँ पे तय करता है। हमारे यहाँ पे खुद नहीं बनते कि आप इसको बना दीजिए, खुद वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ते हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर शीर्ष नेता तो तय करता है और वो सभी को स्वीकार्य होता है। जी अख्तर खान जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। अख्तर खान जी, क्या हो रहा है? जूते चल रहे हैं, चप्पल फेंकी जा रही है और पूरे दिल्ली से लेकर जयपुर तक यही चर्चा गर्म है। और वो शेर व शायरी में एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। जी को भी सुन रहा था, तो सबसे पहले तो मैं कवैया जी के बात का जवाब दे दूं। जिस तरह से उन्होंने राजस्थान सरकार को पूर्ण रूप से असफल बताया है कि कोई जीप जब चलती है तो उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि अपनी तो चलती है और तेरी क्यों, वो आगे का अल्फाज लिखा हुआ होता है। उसके पीछे ये है कि राजस्थान के अंदर जो सुशासन चल रहा है अशोक गहलोत के नेतृत्व में, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। नहीं, मैं आपको बताऊं अख्तर खान जी, राजस्थान में स्थिति सुनिए, राजस्थान में स्थिति अलग है। राजस्थान में जीप चल रही है, उसके पीछे लिखा है आया सावन को आने दो। अब पीछे से दूसरी गाड़ी आई, उस पर लिखा, उसने ठोक दिया उस गाड़ी को, उस पर लिखा आया सावन झूम के। राजस्थान में ये चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी का शासन गया और माननीय अशोक जी गहलोत का शासन आया तो सावन जो है झूम के ही आया है। हाँ। और जो राजस्थान की 6 करोड़ जनसंख्या है, उस जनसंख्या के लिए वाकई सावन झूम के आया हुआ है, क्योंकि वहाँ चिरंजीवी योजना है, वहाँ मुफ्त इलाज योजना है, मुफ्त दवा योजना है, सुशासन है। अगर किसी तरह से कोई वाद विवाद के अंदर कोई हत्या या कोई इस तरह की हो जाती है तो, या कहीं दूसरे क्षेत्र उसके अंदर भी जाके, राज्यों के अंदर भी जाके अगर किसी की मौत हो रही है दुर्घटना के अंदर, तो उसके परिजनों को नौकरी मिल रही है, मुआवजा मिल रहा है। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हिंदुस्तान के किसी राज्य के अंदर नहीं हुई हैं। सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो सुशासन योजना आई है, प्रशासन पारदर्शिता है, सब तरह का सुशासन चल रहा है, आम पब्लिक को, आम गरीब व्यक्ति को। लेकिन अख्तर खान जी, सावन को आने दो और आया सावन झूम के, दोनों जीपों के बीच पता है अंदर कौन है? बेचारी मासूम निरीह जनता है, वो पिस रही है। सावन के आने दो का जो मामला है वो प्रायोजित मामला है। ये एक कल्पित कल्पना की भावना है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के साथ नुकसान करने और तिरस्कार के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। यहाँ 25 सांसद हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष है, यहाँ पे 4 मंत्री हैं और बहुत से आयोग के और इसके चेयरमैन हैं और 73 एमएलए हैं। इन 73 एमएलए और इन्हों से न तो ईआरसी भी चला पाई, न राजस्थान के अंदर केंद्र की जो योजनाएं आना चाहिए थी उन केंद्र की योजनाओं को ला पाए। तो ये अपनी खींच मिटाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से दूसरे राज्यों के अंदर इन्होंने उनको विधायकों को
खरीद फरोख्त करके और कार्रवाई की, तो ये एक प्रोवोक कर रहे हैं, कुछ लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी सरकार तोड़ के हम कोशिश कर लें। और इसके अंदर माननीय लेकिन गजेंद्र आपके सिंह दोनों शेखावत जो है, मंत्रियों को बोलने नहीं दिया भाई। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगते रहे, बिल्कुल ये अशोक सब चांदना को बोलने नहीं दिया, ये सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे शकुंतला लगाने रावत को वाले- नहीं बोलने दिया। ये सचिन पायलट के जिंदाबाद के नारे लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पराजित लोग हैं। सचिन पायलट प्रेजेंट आदमी है, सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के जिम्मेदार नेता है। वो अपने कार्यकर्ताओं को कभी भी ऐसी गंदी हिदायत नहीं देते कि कांग्रेस के ही नेताओं के खिलाफ वो आवाज बुलंद करें। इसलिए ये सचिन पायलट को बदनाम करने की साजिश है और कांग्रेस के अंदर विभाजन करने के लिए ये उनकी अच्छा साजिश चलिए की गई चलिए, है। मान लिया मैंने भाई, मान लिया बीजेपी के लोग थे। और अशोक आप चांदना दूसरी बीजेपी बात- की आप थोड़ी है। अशोक चांदना ने ट्वीट किया, वो बीजेपी की थोड़ी है। पहले मेरा पूरा निवेदन सुनिए। उनने कहा एक ही बचेगा। पहले मेरा बोलिए बोलिए। सेठी जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए। कार्यक्रम था वो अरे सेठी जी रुक जाइए भाई, रुक जो जाइए। कार्यक्रम था वो कांग्रेस का अरे नेता भाई सबसे रुक पहले जाइए, तो- आपके घर भी शीशे के हैं, रुक जाइए। सबसे मेरे सुन पहले लेने तो दीजिए। पवित्र कार्यक्रम था जी। माननीय बेजवा साहब की अस्थि का वो कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर जिस तरह से हरकतें हुई हैं, निश्चित तौर पर ये उनको अपमान करने वाली हरकतें हैं। उस मृतात्मा जिसने गुर्जरों को वो दिलवाया, कांग्रेस की भी मदद ली, भारतीय जनता पार्टी की मदद ली और सर्वदलीय नेता थे, हमारे भी नेता थे, बीजेपी के भी नेता थे, कांग्रेस के भी नेता थे। लेकिन जिस परिस्थिति के अंदर उन्होंने इसको पॉलिटिकल गेम करके और ये वाद विवाद पैदा करने का प्रयास किया है, खींच मिटाने का प्रयास किया, निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। जूते चप्पल इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने चलाए। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया, ये तो कांग्रेस की उदारता थी, कांग्रेस के प्रशासन की उदारता थी कि उन्होंने जो उनके पास वोट थी उसका कोई उपयोग नहीं किया। दूसरी बात, आपका सवाल था कि आदरणीय अशोक जी चांदना जी ने ये ट्वीट किया। पहली बात तो उनके ट्वीट को तोड़ मरोड़ के बयान किया जा रहा है। कहाँ तोड़ मरोड़ के? कोई यही काम बचा है बीजेपी के पास, तोड़ मरोड़ के। ट्वीट को कैसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे बताइए? उन्होंने तो साफ लिखा है। सचिन पायलट भाई की तरह से हैं। अख्तर खान अकेला जी, अख्तर खान जी, आप बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ट्वीट को कैसे तोड़ते हैं बताइए आप? लाठी खाई है, लाठी भाटा जंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ी है। तो अशोक जी चांदना का जो मंतव्य है वो ये मंतव्य नहीं है कि एक रहेंगे। वो उनका मंतव्य ये है कि भाई हम बैठ के बात कर लेंगे और अगर सचिन जी को कोई हमसे एतराज होगा तो हम हट जाएंगे, तो आ जाओ। तो भाइयों के अंदर, परिवार के अंदर अगर इस तरह की बात करते हैं तो उसको तोड़ मरोड़ के अगर बयान करने की बात होती है तो निश्चित तौर पे ये निंदनीय है। ये उकसाने और भड़काने का काम है। अशोक जी चांदना का सीधा सा ये मंतव्य है कि वो परिवार के सदस्य हैं, एक दूसरे के परिवार के सदस्य हैं। उनके साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते और वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने लाठियां खाई हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया है। तो वो अपना बड़ा भाई मानते हैं सचिन जी पायलट साहब को, और वो ये कहना चाहते थे, उनका मंतव्य ये है, उनकी भावना आपने गलत तरीके से पढ़ ली। उनकी भावना ये थी कि हम आपस में बैठ के निपट लेंगे, वो कहेंगे तो फिर एक रह जाएगा। यानी कि अगर कोई विरोधाभास होगा तो ये भाई गजब का रफू किया है आपने, भाई गजब का रफू किया है आपने, गजब का, गजब कर दिया एकदम आपने। बहुत शानदार रफू किया अख्तर खान जी आपने, कि इसलिए एक रह जाएगा कि कोई हम एक हो जाएंगे। भाई मैं एक बात बताऊं आपको, सुनिए अख्तर खान जी, सुनिए भाई, सुनिए। अख्तर खान जी मुख्यमंत्री कहते हैं यहाँ आके बैठ जाओ खेल परिषद के कार्यक्रम में, वो हाथ छुड़ा के पीछे चले आते हैं। उनसे कहते हैं बैठ जाओ, फिर पीछे चले आते हैं। राज्यसभा का चुनाव होता है, अनाप शनाप ट्वीट कर देते हैं, रात को ट्वीट करते हैं, सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच जाते हैं, वहाँ 4 घंटे बैठाते हैं अशोक गहलोत, अशोक चांदना को। सुबह 10 बजे के वो बैठते हैं और रात को शाम को 6 बजे मुलाकात उनकी होती है। उसके बाद कहते हैं कोई गिला शिकवा नहीं है। अब अभी वो नाराज़ हुए, जो ग्रामीण ओलंपिक हो रहा है, जो बजट था उसमें फिर परिषद के अलावा कहीं ना कहीं उनका भी हिस्सा रख दिया गया कि ये इनके द्वारा खर्च होगा। देखिए कौन नहीं जानता इन सब बातों को। सबसे बड़ी बात ये है कि सचिन पायलट को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और सचिन पायलट के नज़रअंदाज होने से चाहे कार्यकर्ता बीजेपी के जूते उछालें चाहे कांग्रेस के उछालें, कहीं ना कहीं जो बात थी वो तो बात रही ना, वहीं की वहीं। उन्होंने गोदी में खिलाया सचिन जी पायलट को, अशोक जी गहलोत साहब ने, और वो किसी भी सूरत में हमेशा सचिन जी के पक्ष में ही अपना बयान जारी करते हैं। और अरे तो आप बड़ा नहीं होने देंगे क्या? गोद से उतारेंगे नहीं क्या? गोद से उतरने नहीं देंगे क्या? बड़े हो रहे उप मुख्यमंत्री, वो तो छटपटा रहे हैं, गोद से उतार दो, पगड़ी बांध दो मेरे माथे पर। के अंदर उन्होंने
कांग्रेस का परचम ले रखा है, जहां जा रहे हैं वो प्रचार कर रहे हैं। गुजरात के अंदर प्रचार कर रहे हैं सचिन जी पायलट, के कन्याकुमारी में प्रचार कर रहे हैं, हर जगह जीत के आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो सचिन जी पायलट हमारे आदरणीय है, अशोक जी गहलोत भी उनकी ताकत को जानते हैं और हाईकमान भी उनकी ताकत को जानता है, इसलिए उनको राजस्थान तक सीमित रखना चाहते हैं वो। बिल्कुल इंदुकान जी देखिए, इंदुकान जी मैं बिल्कुल इंदुकान जी देखिए, ठीक है इंदुकान जी देखिए, मैं आपको एक स्थिति बताता हूँ कि दरअसल जैसा दिल्ली में है ना कि वहाँ बीजेपी मजबूत है, केंद्र में कांग्रेस बहुत कमोवेश है, वहाँ पे इतना विरोध नहीं कर पाती है। यही हाल बिल्कुल राजस्थान में है कि वहाँ कांग्रेस सरकार में है, मजबूत है। अच्छा, बीजेपी में हर 10वें विधायक पे एक मुख्यमंत्री आता है, तो ऐसे में क्या है, वहाँ भी बीजेपी वो विरोध नहीं कर पा रही है जो करना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे विधायक भी इसलिए विरोध नहीं करते कि भाई किसका कौन मुख्यमंत्री, किसका कहाँ से कौन निर्देश आ जाए, कहाँ किसके पाले में किसको गिन लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही हाल राजस्थान में है और इसीलिए शायद विपक्ष में रह के बीजेपी उतना पुरजोर नहीं हो पा रही है जितना लोगों को उम्मीद थी या उम्मीद है या उम्मीद बनी हुई है। चंद्रशेखर जी देखिए, आपने जो जितना एनालाइज किया और माननीय अख्तर खान जी को जैसा आपने ब्यौरेवार बताया कि किस तरह से किस मीटिंग में क्या हुआ, कौन नेता कहाँ पे है, कहाँ खड़ा है, कहाँ विरोध है, कहाँ अंतर विरोध है, किसका समर्थन कौन करता है, और वो इतना स्पष्ट कर दिया अपने शीशे की तरह कि खान साहब फिर कोई जवाब नहीं देने की स्थिति में। फिर भी मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, खान साहब ने कहा कि सचिन जी को गोद में खिलाया बेटे जैसा मानते हैं, तो सचिन जी को गोद में खिलाते हुए कोई फोटो भी दिखा देते थे और इसकी पुष्टि हो जाती। और आप देखिए कि इतना पुत्रवत वो मानते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। जब विद्रोह की स्थिति बनी थी और वो जाके हरियाणा में टिके हुए थे और आओ भगत ले रहे थे भाजपा की सरकार से, पुलिस पीछे पीछे लगी हुई थी राजस्थान की, आपस में खींचतान हो रही थी, उस समय वो पुत्रवत और पितावत स्नेह आपस का कहाँ गुम हो गया था। और उस समय किस किस तरह के बयान दिए थे अशोक जी ने, इन्हें नया लड़का आया ऐसा कह रहा मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा। मतलब आप देखिए, इस तरह की स्थिति कोई अपने पुत्र से करता है? हमको तो नहीं लगता है खान साहब अपने पुत्र से कभी ऐसी बात करते होंगे। पुत्र गलती करता है। दूसरा डांटना तो ठीक है, धमकाना इस तरह से दुश्मन के भाव से, और अगर दूसरा बेटावे में आ जाता है, अगर अरे भाई पर पड़ोसियों से जूते थोड़ी उछलवाते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि खान साहब पूरी बात सुन लीजिए फिर अपनी बात रखिएगा। तो देखिए, इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जूते चलाए, वो सब भाजपा के थे। तो कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया, कितने लोगों की सूचनाएं, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, ऐसी हरकत करने वालों को तो पकड़ कर एक्सपोज करना चाहिए, जिसे सेठी साहब कुछ बोलने लायक टीवी में आई नहीं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है ना कि भाजपा वाले बेचारे, कांग्रेस वाले तो ज्यादातर मंच छोड़ के भाग जाते हैं, भाजपा वाले भी भाग जाते हैं कि आज हम बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो कहते हैं भाजपा वाले भी अब वो नहीं रहे, वो लाठी डंडा खाने वाले वो नहीं रहे, अब तो नया डीएनए आ गया है इंदुकान जी। नहीं, मैं ये कह रहा था चंद्रशेखर जी कि टीवी चैनल्स पे जब 2014 का चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा, तो बड़े पैमाने पर जब माहौल नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बनने लगा था, तो कांग्रेस ने एक पॉलिसी डिसीजन किया, केंद्रीय नेतृत्व ने, कि किसी भी टीवी चैनल पे हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे। यही स्थिति 2019 के समय में भी हुई थी। तो लेकिन ये चीज कांग्रेस मोदी सरकार के समय में कई बार कर चुकी कि वो चैनल्स का, मीडिया का बायकॉट कर देती है, ये करके कि मीडिया बिक गई है। लेकिन भाजपा भी कभी कभी करती है। अब पहले मोदी सरकार ने और तमाम शीर्ष भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पे आरोप लगाया था किसी जमाने में कि भाई आप मैदान छोड़ कर क्यों भागते हो, आओ मैदान में और अपनी बात रखो, तर्क रखो। लेकिन हाल फिलहाल में भी कुछ मुद्दों पे आपने देखा होगा कि ये लोग भी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ये रणनीति होती है पार्टियों की। तो अगर आपको लगा कि वास्तव में जूते चलाने वाले, विरोध प्रदर्शन करने वाले भाजपा के थे, नहीं भी थे तो 2-4 पकड़ कर करके रख कर करके उसे कबलवा देते पब्लिक में कि हम भाजपा के हैं, तो भी थोड़ी बात बनती। ऐसा ही राजनीति में चलता है। लेकिन केवल सिरे से खारिज करके ये कह देना कि भाजपा के लोग थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, इससे बात नहीं बनती है। दूसरा, जो आप कह रहे थे कि भाजपा का विरोध प्रदर्शन और विपक्ष के नाते कैसी भूमिका है, देखिए नुपुर शर्मा के मामले में जब विवाद बढ़ा
और रामनवमी के जुलूसों को लेकर के जिस तरह से विवाद हुए झारखंड, ये राजस्थान में कई जगहों पे, तो आपने देखा कि विपक्ष की भूमिका किस तरह से भाजपा के नेताओं ने निभाई। वो हर जगह पे लोगों को, आंदोलित लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया, जहां आंदोलित नहीं थे लोगों को आंदोलित करने का काम किया। तो विपक्ष की भूमिका में तो भाजपा को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये कांग्रेस भी बखूबी जानती है। सत्ता में रहना भाजपा को नहीं आता था मोदी जी के आने के पहले, राज्यों में अभी भी कई जगह पे उनको नहीं आता है। इसलिए कोई बड़ा मुद्दा हाथ लगेगा तो ये छोड़ेंगे नहीं कांग्रेस सरकार को। और अभी अशोक गहलोत जी जिस तरह से निश्चिंत होकर राहुल जी की पदयात्रा में शामिल हैं और यहाँ पे ये स्थितियां हैं, हालात ये है कि आप ये देखें कि इतने योजनाओं का नाम अख्तर खान जी ने गिनाया, लेकिन उसके बाद भी जनता में इस तरह का इस कदर असंतोष है, नेताओं में आपसी विद्वेष है, ये लक्षण शुभ नहीं है। अगर इसको आपने देख के अनदेखा किया तो आप ये समझिए कि राजस्थान का जो इतिहास है कि एक बार एक अगली बार दूसरा, वो होना तय है। वहाँ देखिए, वहाँ तो मैसेज आता होगा प्रोजेक्ट डन, वहाँ थोड़े ही कोई पता इतना बताना होता होगा, सब मैसेज आता हो एक छोटा सा प्रोजेक्ट डन। एक बात बहुत गंभीर जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको इंदुकान जी। और दूसरी बात, अख्तर खान जी जैसे बुद्धिजीवियों को अगर कांग्रेस सुन लेती तो आज काउंटर देने की जरूरत ही नहीं थी। यही काउंटर बहुत था कि भाजपा के लोगों ने करवाया था। अगर कल ही ये बोल देते, शाम को, आज सुबह तक भी बोल देते तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उनको भी कहाँ सुना जा रहा है। बात ये भी तो है ना। ठीक बात है। ठीक है, प्रोजेक्ट डन वाली बात जो आपने कहा ना, ये तो बिल्कुल चल रहा है। हाँ। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी में चलता है। और उसमें आधे प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं आधे फेल भी वहाँ ज्यादा चलता है। लेकिन एक चीज जरूर है जी कि जिस तरह की प्रतिद्वंदिता सचिन और अशोक जी में है, सिद्धू और अमरिंदर जी में अभी हाल में पंजाब चुनाव में जो स्थितियां बनी, उतनी ही प्रतिद्वंदिता सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे में है जी। अब आप देखिए, यहाँ पे काम आएगा ये दो चीजें, एक कि एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं, एक, और दूसरा किसका शीर्ष नेतृत्व ड्रेसिंग इफेक्ट करता है, ड्रेसिंग डाउन करता है, जिससे कि चीजें चुनाव में सामने उभर करके लड़ाई के रूप में ना आए। ठीक है सेठी जी, क्या लगता है कि आप इस भरोसे बैठे हैं कि भाई कांग्रेस में जो लड़ाई होती रहेगी उससे जो तोड़फोड़ होगी उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में ये ट्रेंड चलता रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उससे फ़ायदा हो जाएगा? लेकिन आप एक बात को बहुत गौर से समझिए कि जिस तरह लड़ाई चरम पर आ गई है, सचिन पायलट ने अपना वर्चस्व कायम कर दिया है और 75 से ज़्यादा सीटों पर दबदबा है गुर्जर वोटों का। दूसरी तरफ अशोक गहलोत खांटी नेता हैं, अपने कहीं ना कहीं कुछ सीटें उनके कब्जे की सीटें कि जहां पे उनको पता है कि कैसे जीतना है, ये रणनीति वो जानते हैं लंबे समय से, 3-4 दशकों से। क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई, जहां अशोक गहलोत इस रणनीति को जानते हैं कि कैसे उन सीटों को निकालना है, अपने पक्ष में करना है, और 75 से ज़्यादा सीटों पर गुर्जर बाहुल्य दबदबा, क्या लगता है कि ऐसे में बीजेपी कैसे पैवस्त हो रही है? क्योंकि विजय बैंसला को एक सीट से लड़ा देने से गुर्जर 75 सीटों पे आपको वोट नहीं दे देंगे। ये आपके लिए बहुत विचारणीय है। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी आप अशोक गहलोत जी के लिए कह रहे हैं, पार्टी नेता हैं, बहुत मजे में खिलाड़ी है राजनीति के। हाँ, और क्या खिलाड़ी है भाई, आपने 2.5 साल आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 21 सीटों पर सिमट के रह गई थी। अरे भाई, ये एड़ी चोटी का जोर लगा दिया आपने, सरकार नहीं गिरा पाए। 2013 में 21 सीटों पर सिमट के रह गई थी कांग्रेस। 21 सीटों को छोड़ा, आप ये देखो, मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के। अरे तब भी अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री थे ना। और अभी मेरी बात सुनिए, थे क्या है, आप थे क्या है, अभी आप थे कहाँ हैं? आप देखिए, आप कौन हैं? हेलो, आप ये कह रहे हैं ना थे, हैं भाई, मुख्यमंत्री वही है अशोक गहलोत थे। वो उनका कार्यकाल, वो उस कार्यकाल में भी कांग्रेस सरकार में थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे थे और चुनाव लड़ा गया
मैं पिछले कार्यकाल का जिक्र कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ अभी भी है, लेकिन उसके बाद भाजपा सरकार बनी और कांग्रेस को 21 सीटों पर समेटा गया। आप सुनिए, चुनाव जो लड़ा जाता है सरकार के फेलियर्स, इस सरकार को जो सत्ता में बिठाया है। आप ये देखिए कि 4 सालों में जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को लेकर गई है, हर फेलियर को लेकर के गई है, और उस फेलियर के कारण ही राजस्थान में 4 साल में जो माहौल बना है, हम इस चीज के भरोसे नहीं है कि कांग्रेस लड़ रही है आपस में या फिर इनके अंतर कलह खत्म नहीं होती है। हमें मतलब नहीं है कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। हाँ सही बात है, आप तो अपनी लड़ाई खत्म कर लो, यही बड़ी बात है। अरे सुनिए तो सही सर, सुनिए तो सही। लड़ाई तो हमारी लड़ाई छोड़िए, अभी मैं अख्तर जी का सुन रहा था, लड़ाई तो छोड़िए इनकी। मैं मतलब आप देखिए हादसे की स्थिति की पराकाष्ठा है ये, किस तरह के दबाव इनके प्रवक्ताओं पर रहता होगा कि मतलब ये आंख मूंद के कहते हैं कि साहब रात हो गई, दिन भरे उजाले को ये रात बताते हैं, मतलब बेतुकी कुछ भी बोले जा रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ना अशोक चांदना का जो कल घटनाक्रम हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का मतलब प्रायोजित है। मतलब पराकाष्ठा देखिए आप मूर्खता की, मतलब कुछ भी बोल देना है आपको, भगवान ने जवान दिए तो कुछ भी बोल देंगे। आप ये देखिए कि पिछले 4 सालों के अंदर चाहे संयम लोढ़ा हो, चाहे राजेंद्र गुड़ा हो, चाहे खिलाड़ी लाल बैरवा हो, सचिन पायलट हो, मतलब असंख्य, ऐसा मेरे ख्याल से राजस्थान के किसी संभाग में ऐसा कोई नेता नहीं बचा जो अपनी पार्टी कार्यशैली, विकास, इंटरनल पॉलिटिक्स और व्यक्तिगत पॉलिटिक्स छोड़िए, आप विकास के मुद्दों पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। तो ऐसा, मेरी बात सुनिए, वो सब भी क्या भाजपा के नेता हैं क्या? नहीं, मैं समझ गया। अख्तर खान जी देखिए, सेठी जी ये कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता नहीं रहे बीजेपी के पास जो जूते वूते चला लेते थे, अब नहीं है बीजेपी के पास वो कार्यकर्ता, यही आप कह रहे हैं ना, अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता है अब तो। नहीं, ये तो पहले वो राहुल गांधी जी गोदी में ले लेके घूम रहे, कंधे पे ले लेके घूम रहे, अध्यक्ष बन जाएगी और बनने को तैयार नहीं है। नहीं, आपके कार्यकर्ता तो नहीं थे ना भाई जो जूता चला रहे थे। भैया मेरी बात सुनिए, ये तो कांग्रेस तो कल को ये भी कह देगी कि कुछ मतलब हर षड्यंत्र में इन्होंने फोन टैपिंग वाला मामला करके, जब सरकार इनके विधायक भग गए थे मानेसर में, मना कर दो ना, आप मना कर दो ना, आप मना कर दीजिए। मना किया जा चुका है ये, लेकिन अरे मना आप 100 बार कर लीजिए, कांग्रेस का एक नेचर बन चुका है कि कोई भी बात हो, केंद्र सरकार कोई बात हो, भाजपा जिम्मेदार। मतलब इन्होंने सत्ता नहीं चलानी है, इन्होंने केवल अपनी जिम्मेदारी से बचना है, और कोई भी चीज गलत होती है भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। अरे भैया चलिए मानिए हम यहाँ विपक्ष में हैं, अच्छा विपक्ष के संबंधित सेठी जी भाई आप बहुत विपक्ष के सेठी जी आपसे एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये मान लीजिए जिन लोगों ने जूते उछाले, क्यों उछाले होंगे, क्या उनके मन में टीस रही होगी? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, राजस्थान की जनता ने एक मैंडेट दिया, एक गुर्जर समाज ने भी बहुत बड़ा मैंडेट दिया, सत्ता के काबिज जो लोग हकदार थे उनके लिए मैंडेट दिया। तो हो सकता है समाज विशेष में वो उस जो मैंडेट दिया उसको लेकर के मतलब जो अपेक्षा कर रहे थे उनकी अपेक्षा पूरे नहीं उतरे होंगे। और जिस तरह का कार्यकाल रहा, जिस तरह का इन नेताओं का कार्यकाल रहा, चाहे कांग्रेस के, चाहे कोई भी अशोक चांदना हो या कोई भी रहे हो, तो उनकी समाज के प्रति जो, मैं तो चलिए वो समाज का कार्यक्रम था इसलिए वो समाज के विषय में बोलूंगा, बल्कि मैं बात पूरे 7 करोड़ जनता राजस्थान की करूंगा, ये अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतरे। अच्छा। आज आप देखिए कि 4 नहीं, साल अब ये बताइए, मैं यही इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, इसलिए मैं पूछ रहा था। आपको पता है पिछली बार चुनाव हुआ, जितनी भी गुर्जर सीटें थी वहाँ पे बीजेपी के जितने भी गुर्जर प्रत्याशी थे सब हार गए, पता होगा आपको ये बात। अब मान लीजिए समाज इतना उद्वेलित है और समाज ये चाह रहा है कि सचिन पायलट बने मुख्यमंत्री, और अगर सचिन पायलट को वोट करने के लिए गुर्जर बाहुल्य सीटों पर अगर गुर्जरों ने वोट कर दिया और 2-4 को साथ ले लिया, तो आप जान रहे हैं बीजेपी का क्या होगा। फिर मैं आपको दोहराता हूँ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की और विकास की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। ठीक है, जाति की राजनीति नहीं करते हम लोग। और जनता विकास के नाम पर और जो संघर्ष रहा 4 सालों का, उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। अच्छा, मतलब जाति के नाम पर वोट नहीं होता है। 200 सीटों में कोई आप जातिगत आकलन नहीं करेंगे, जहां जो योग्य उम्मीदवार होगा उसी को टिकट देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही, हाँ बिल्कुल ऐसा होता ही रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में सुनिए,
भारतीय जनता पार्टी में कोई गांधी परिवार मिलकर के डिसाइड नहीं करता ना हमारे यहाँ पर कैडर बनाया जाता है, नेता को डेवलप किया जाता है। हर 36 कौम का नेता डेवलप होता है, हर समाज का भला करता है। वो किसी जाति विशेष का नेता नहीं होता है, वो हर मैं कौम अख्तर का खान जी नेता होता आऊंगा, है, हर तबके का अख्तर नेता खान जी होता मैं है। आऊंगा आपके पास, बड़े गंभीरता से सुन रहे हैं इस सवाल, इस जवाब को। इंदु खान जी एक बार उनसे जवाब ले लेता हूँ। इंदु खान जी देखिए, अब इसमें मासूमियत है या मुझे नहीं पता कि इसमें निर्भीकता है या इसमें निष्पक्षता है, लेकिन जिस तेवर से कविराज सेठी ने जवाब दिया है कि हमारे यहाँ जातिवाद को नहीं देखा जाता और 200 सीटों पर किसी जातिवाद को नहीं देखा जाएगा, बिल्कुल जो योग्य उम्मीदवार होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। कैसे इस बयान को आप, इसका विश्लेषण जरा मुझे करके बता दीजिए एक बार। चलिए मैं आऊँगा आपके पास, आवाज़ आपकी मिल नहीं रही मुझे। अख्तर खान जी, अख्तर खान जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। अख्तर खान जी देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि किसी जातिवाद को नहीं देखा जाता है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ सिर्फ योग्यता को देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंदु खान जी ने जो अभी सुझाव दिए और कुछ विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण करके जो बात कही है, निश्चित तौर पे वो काबिले तारीफ है और उसका हम कांग्रेस के लोग जो हैं अनुपालन करेंगे और उसके साथ कम से कम हम 180 सीटें इस विधानसभा चुनाव में लेके आएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ इंदु खान जी का कि उन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिए और उसको हमें मानना और स्वीकार करना चाहिए और उस पर पद चिन्हों पे चल के और हम 180 सीटें लाएंगे। दूसरा जवाब जो उन्होंने भाजपा प्रवक्ता साहब ने कहा, उसका जवाब मेरे पास ये है कि एक हास्यास्पद बात उन्होंने कही है। आज आदरणीय राहुल जी गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की शुरुआत ही इसलिए करना पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद का जो नफरत का जहर घोला है, उस नफरत के जहर के खिलाफ ये आदरणीय राहुल गांधी जी को एकता यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी है देश के अंदर भारत जोड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता इस तरह की बात कह रहे हैं, जो घर घर जाके जातियों के आधार पे लोगों को बांट रहे हैं, जातियों के आधार पे विधायक बना रहे हैं, जातियों के आधार पे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जातियों के आधार पे जो जज बना रहे हैं, दूसरी नियुक्तियां दे रहे हैं, जो इनकी प्रसाद पर्यंत पद है वो जातियों के आधार पे दे रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में दलित को दलित के खिलाफ कर दिया। आज कर्नाटक और दूसरे राज्य जो है वहाँ के मंदिरों की स्थिति उन्होंने बहुत दयनीय कर दी, वहाँ पे भी जातिवाद के आधार पे। आऊंगा भाई, आऊंगा, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, मैं आऊंगा। मेरा ये निवेदन है कि मैं आऊंगा सेठी जी, आऊंगा भाई, जवाब सुन लीजिए, आऊंगा। इतना उद्वेलित होने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना उद्वेलित होने की आवश्यकता है ये नहीं। अरे भाई, इतना उद्वेलित होने की नहीं आवश्यकता है ना। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। अख्तर खान जी को सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, भारत के अंदर सुन लीजिए। किसी तरह का कोई जातिवाद, कोई सांप्रदायिकवाद नहीं था, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ सरकार रचाने के लिए, वोटों का डिवाइडेशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रयोगशाला के अंदर जहरीली नफरत फैला के जो जातिवाद का प्रयास किया है, उससे हमारा देश आज छलनी हो गया है। देश का विकास के पहिए थम गए हैं और देश के अंदर जो मुद्रास्फीति, महंगाई की जो स्थिति हुई है, उसके पीछे सिर्फ रीजन ये है कि आज हम पेट्रोल की बात करते हैं, आज हम भूख की बात करते हैं, आज हम गरीबी की बात करते हैं, तो ये नफरत की बात करते हैं। और उसके अंदर जातिवाद के अंदर उसको टीवी चैनल सारे खरीद के जिस तरह से ये उसके अंदर डिबेट के अंदर हमारी भूख, गरीबी और रोजगार की भावनाओं को छुपा के बात करना चाहते हैं, तो ये जातिवाद का जो कलंक इन्होंने लगाया, इस इतिहास को आगामी चुनाव 2024 के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस अपनी सरकार बना के और वापस से देश को उसी सिस्टम के अंदर लेके आएगी। चलिए, मैं अब रोकूंगा नहीं आपको, जज्बात किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन सुनिए भाई, सुनिए। अख्तर जी फरमाइए। क्या करे जा रहे हो बोले जा रहे हो आप? ये देखिए कि सारी कह रहे हैं, सारे मीडिया चैनल से इन्होंने डील करा, सारे मीडिया चैनल जॉब बता दी इन्होंने, तो भारतीय जनता पार्टी से हो जाए। क्या मतलब कुछ भी बोलेंगे क्या आप अपने आयोगों की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आप अपने आयोगों की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। अभी हाल ही में सुनिए, उसके हफ्ते की रिपोर्ट है, आप अपने एसी आयोग, दूसरे आयोगों की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, हाईकोर्ट जज की और सुप्रीम कोर्ट की जज की टिप्पणी उठा के देख लीजिए। 5वीं सबसे बढ़िया व्यवस्था है भारत, ठीक है, वो आपने आपको बोलते हो, आप सिर्फ वही बोलते हो, आपको ऊपर से आता है ना, आपके जो एक परिवार की तरफ से मिल जाता है ना। असल में क्या है, एक परिवार खत्म हो रहा है, उसको बचाने की राजनीति कांग्रेस कर रही है। जो एक परिवार था, एक परिवार के गुलाम थे आप लोग, वो अब क्या है कि वो ऊपर से आदेश आता है आप लोगों को बचाने के लिए
परिवार के लिए क्या सुनिए 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 वसुंधरा एक परिवार के लिए क्या? ठीक है इंदुकान जी, देखिए सेठी जी ने जो कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने कि भाजपा किसी जातिवाद में नहीं पड़ती और 200 सीटों पर योग्य उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, दोनों को सुना होगा आपने, क्या लगता है आपको? ये एक एंकर के तौर पे आप सवाल की बिल्कुल एक पंक्ति नहीं पूछते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने कहा उसमें मेरी आवाज नहीं जा रही थी कि सेठी साहब ने प्रवक्ता की भूमिका निभाई है बड़े अच्छे से। प्रवक्ता का काम है इन बातों का डिनाई करना, लेकिन वास्तविक राजनीति जो होती है चंद्रशेखर जी, आप बेहतर जानते हैं कि वो बहुत ही क्रूअल होती है, बहुत ही रूड होती है। और जब कैंडिडेट तय होते हैं तो आपने देखा होगा वाजपेयी जी के टाइम में जब 1984 में भाजपा के पास 2 सीटें थी तो वो ये कहते थे कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए समाज में, सबकी योग्यता के हिसाब से उनको हिस्सा मिलना चाहिए, इससे समाज में क्वालिटेटिव चेंज होता है। वो ये कहते थे कि विनेबिलिटी पे कैंडिडेट नहीं तय होना चाहिए, कैंडिडेट उसके गुणवत्ता पे तय होना चाहिए, उसकी शिक्षा पे, उसके जनता से जुड़ाव पे। लेकिन आज का फार्मूला क्लियर है। भाजपा के नेतृत्व के लोग जब बंगाल में चुनाव लड़ने जाते हैं, पंजाब में चुनाव लड़ने जाते हैं, बिहार में चुनाव लड़ने जाते हैं, स्पष्ट 2 टूक कहते हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर है विनेबिलिटी। और विनेबिलिटी के उनके दायरे में जो आप इनसे शुरुआती सवाल पूछ रहे थे, अगर ये आता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नेतृत्व देकर सचिन पायलट को अपने पाले में ला करके हम सत्ता में आ सकते हैं, तो आप भूल जाइए वसुंधरा राजे को, भूल जाइए सभी सारे नेताओं को जिनमें संघर्ष है मुख्यमंत्री बनने का, आपको कैंडिडेट के तौर पर सचिन पायलट ही नजर आएंगे वहां पे। तो विनेबिलिटी का फार्मूला आज की डेट में सारे राजनीतिक दलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपने देखा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में शामिल गांधी नेहरू परिवार की सदस्य प्रियंका वडेरा ने जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा लड़की हूँ लड़के लूंगी, और उन्होंने कहा कि आधी सीटों पर मैं महिलाओं को उतारूंगी, तो कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। पूरे इतिहास में राजनीतिक उत्तर प्रदेश के सबसे मिनिमम स्कोर पर इतना कम स्कोर उनका हमने देखा। एक दिन पूरे डेटा में देख रहा था कि शायद आपातकाल के बाद 2 सीटों पर सिमट गई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, सिर्फ 2 कारण से। एक ये कि उन्होंने अपनी चीजें तय की अपने हिसाब से कि लड़कियों को, हम महिलाओं को सिर्फ महिला हैं इसलिए, बाकी कुछ योग्यताएं देखकर विनेबिलिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण हम मानेंगे महिलाओं को, 50% सीटों पर चुनाव में उतारेंगे। और दूसरा, हम खुद लड़ेंगे अगर हमारे अलायंस शेयर नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी बसपा किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। रिजल्ट आपके सामने है, 2 सीट पर सिमट गई कांग्रेस। और इससे मैं ये मानता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे स्वयं प्रियंका गांधी का जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे एक कैंडिडेचर को बड़े जोर शोर से कई लोग उठा रहे थे, बहुत धक्का लगा है, इसको कांग्रेस के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इन्होंने तो अपना एक प्रवक्ता के तौर पे धर्म निभाया, लेकिन राजस्थान जैसे राज्य में कोई बिना देखे जात बिरादर क्षेत्र टिकट दे दे, ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए वर्तमान राजनीति में असंभव है। सेठी जी सुन रहे थे ना आप? बिल्कुल सुन रहे थे। क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है आपको? महसूस तो 2023 में मुझे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई सरकार दिखाई दे रही है। और अभी जो अख्तर जी कह रहे थे कि 180 सीटें आएंगी, मैं वादा करता हूँ आपको, आप वापस हम लोग 2023 में जब भविष्य में कभी बैठेंगे अख्तर जी के साथ, तो मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार तो 21 सीटों के साथ ये मिनी बस में गए थे, और इस बार ये 7-8 सीटें ले जा करके ये एक इनोवा जो छोटी गाड़ी होती है उसमें इनकी एमएलए घर लौटेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि 4 सालों में आप ये देखिए। अच्छा, फिर मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे भाई इतने प्रचंड बहुमत पे, ये भी तो बताइए। अरे भैया, राजस्थान में और भी राज्य हैं और भारतीय जनता पार्टी में और राज्यों में भी मुख्यमंत्री हैं, सरकारें हैं, और सरकारें नहीं है कहिए कि रिपीट होने वाली की सरकारें भी, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, सरकारें रिपीट भी हुई हैं। और अभी गुजरात चुनाव होगा, गुजरात चुनाव में सरकार रिपीट होगी। मुख्यमंत्री लाजमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जीतती है तो पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री ही बनता है, तो मुख्यमंत्री भी बनेगा। 2023 में सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सर्वमान्य होगा, वो एक डिसाइड करेगा
वो हमारा संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा। हमारे विधायक दल का नेता कौन होगा, वो विधायक दल का नेता होगा। अभी और जो सब- चल रहा है सब- अभी जो चल रहा है उससे लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं नुकसान है? भैया मेरी बात सुनिए। अभी जो चल रहा है उस कई बार आपके मीडिया के सामने भी हो, चाहे पब्लिक डोमेन में भी हो, ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान 2023 में मोदी जी और अमित शाह जी के हमारे इतने मतलब आप देखिए कि 8 सालों का मोदी जी का विकास का एक सर्वांगीण विकास का कार्यकाल है, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। साथ में एडिशनल प्लस जो 4 सालों का तो फिर भारतीय जनता जिक्र पार्टी नहीं की था ना, विपक्ष की फिर भूमिका क्या रही जिक्र राजस्थान करना की। था हमारे भामाशाह पास में योजना इतना का? एक जबरदस्त इतिहास है चुनाव लड़ने के लिए सर। फिर वहाँ जिक्र किया जा रहा था कि भामाशाह योजना का जिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं थी। नहीं, भामाशाह योजना का तो नाम इन्होंने बदला ही है। इन्होंने अन्नपूर्णा योजना का नाम तो इन्होंने बदला नहीं, ही है। आपको जिक्र करने की क्या जरूरत थी? केंद्रीय नेतृत्व बार बार जिक्र कर रहा है भामाशाह योजना का, अन्नपूर्णा का बार बार जिक्र कर रहा है, क्यों कर रहा है फिर? जिक्र होगा ना, जिक्र होगा। सरकार रही है हमारी राजस्थान में, सरकार रही है तो जिक्र भी होगा। और उसके अलावा जिक्र केंद्र की योजनाओं का भी हो रहा है। आज प्रधानमंत्री अच्छा, आवास एक बात योजना के बताइए तहत भाई, गरीब आदमी को घर मिल रहा है। सतीश पूनिया यात्रा पर निकले, कोई उनके साथ ही नहीं आया, क्या माने इसको, कैसे देखें इसको? देखिए मैं आपको बता दूं, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, मेरी जानकारी में सब है। मेरी जानकारी में एक एक बात है, जो आपकी जानकारी में नहीं है वो भी आप पूछ लीजिए कोई जानकारी। आमेर विधान ये जो चुनाव जीते थे, उन्होंने एक मनौती मांगी हुई थी और उसके फलस्वरूप इन्होंने पोखरण से रामदेव यात्रा इन्होंने पैदल करनी थी। और ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, इंदु जी कर सकते हैं, अख्तर जी भी कर सकते हैं, कोई भी अपनी मनौती मांग के पूरी कर सकता है, ठीक है। उसमें उसको अगर आप हर चीज को अगर एक राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें आपको एक विरोधाभास नजर आएगा। ट्वीट करने ट्वीट पढ़ा आपने उनका? उस ट्वीट में क्या लिखा था, पढ़ा? बताइए जरा क्या लिखा था। ट्वीट तो मैंने अशोक चांदना का भी पढ़ा। नहीं, आप अशोक चांदना की ट्वीट को छोड़िए ना, आप तो अपने घर के ट्वीट को देखिए भाई। बिल्कुल क्या लिखा उनमें, उसमें क्या लिखा था बताइए। सकारात्मक शब्द उन्होंने कहे, उन्होंने संघर्ष की बात की, उन्होंने फिर बीच में क्यों रोकनी पड़ी यात्रा? बीच में क्यों रोकनी पड़ी? मेरी बात सुनिए, बीच में क्यों रोकनी पड़ी? बीच में कहाँ रुकी यात्रा? उन्होंने अपनी जो उनका एक मनौती थी उन्होंने पूरी की, ठीक है। पहले ये यात्रा प्रस्तावित थी, अमित शाह जी का दौरा होना था राजस्थान के अंदर, ठीक है। उसमें कार्यक्रम की तैयारी के लिए समय चाहिए था। तो कई सारे कारण होते हैं एक इवेंट के पीछे, होने में और ना होने में। होने में 100 कारण होते हैं और ना होने में भी 100 कारण होते हैं, ठीक है। अगर हम एक एक कारण की डिटेल में जाएंगे तो आप उसको कभी भी एक जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मैटर ये नहीं करता, आपने उस चीज का जिक्र नहीं करा कि पीपी चौधरी जी हमारे सांसद जो थे, उनके घर पर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के, वसुंधरा राजे भी थी और सतीश पूनिया भी थे। आपस में एक अच्छा मैसेज शुरू से देते आ रहे हैं। आपस में हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर मंच साझा करते हैं, हर मंच पर एकजुट दिखते हैं, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि एक जो माहौल है, आप ये देखिए कि 2018 में जब कांग्रेस सरकार में सत्ता में आई, तभी से देखिए कि जब बात हुई एकजुटता की और एकजुट होकर के जनता के हितों के सवाल उठाने की, चाहे वो रिट वाला मामला हो, किसान कर्ज माफी का मामला हो, कोई भी मतलब कानून व्यवस्था का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक मंच पे जाकर इस सरकार से सवाल किया, इस सरकार को मजबूर किया कि जनता के हित में काम करे। वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता के साथ की है। आप उन सब चीजों को नजरअंदाज करके कुछ जो चीजें जो आप नरेट करना चाह रहे हैं, कुछ लोग मतलब हाँ नैरेटिव बनाया जाता है, बहुत आराम से नैरेटिव एस्टेब्लिश भी किया जा सकता है कि कांग्रेस में आपसी कलह तो कहीं ना कहीं हो सकता है भाजपा में भी हो, ठीक है। भाजपा में मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह का कांग्रेस में जूतम पैजार हो, अंतर कलह हो, जिस तरह का द्वंद्व 4 सालों में दिखाए ना, किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए। राज्य आप ये देखिए कि जीरो से लेकर के कांग्रेस का जो जीरो लेवल का कार्यकर्ता है, उससे लेकर के आप राहुल गांधी जब चले जाइए, इस लेवल के इनमें आपस में मतभेद है और यही कारण है कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। इंदुकांत जी, हौसले बुलंद हैं एकदम सेठी जी के, और एकदम बिल्कुल उन्होंने ऐसा रफू किया है, आप देख नहीं सकते कहां से उधड़ा है कहां से फटा है। जबरदस्त रफू किया है, जबरदस्त। क्या हुनर दिखाया है, क्या कारीगरी है। उनका हौसला बुलंद होने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलंदी है। और जिस तरह की स्थिति 2014 के चुनाव के बाद से बनी चंद्रशेखर जी, उसमें
मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है, ये आप बेहतर जानते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी है जब तक उनका ग्राफ ऊंचा है तब तक सब कुछ बल्ले बल्ले है वहाँ पे। और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी मानता हूँ कि कई चीजों को लेकर के, जैसे 370 का लेकर, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, काशी के विकास को लेकर, अयोध्या के विकास को लेकर के, बुलेट ट्रेन को लेकर के, ट्रेन सर्विसेज में सुधार को लेकर के, लाल बत्तियां उतारने को लेकर के, जिस तरह के कुछ ऐसे पैराडाइम शिफ्ट वाले काम किए गए हैं, और अगर जीएसटी को जब लागू किया, अगर उसमें भी पूरी तरह से सफल हो गए सारे उसकी कमियों को निकालने में अगले चुनाव के पहले जी, और डिफेंस पे जिस तरह से काम किया है उन्होंने, संक्षिप्त में समय तो बल्ले बल्ले उनका लाजमी है। ठीक है, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। कविराज सेठी जी, अख्तर खान अकेला जी, इंदुकान दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल बीजेपी के पास भी 1 दर्जन मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के पास भी मुख्यमंत्रियों की लंबी कतार है, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों में झगड़ा बना हुआ है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अपनी अपनी पार्टियों में ही नाराज़गी चरम पे है। आखिर चुनाव में सरकार कैसे बनती है, किसकी बनती है, और उससे पहले बंटवारा कैसे होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।